कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में हम कई सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग संविधान सभा से शुरू किए थे। संविधान सभा से शुरू करते हुए हम लोग कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, ठीक है। संविधान सभा हम लोगों ने देख चुके हैं, पहला भाग देखे थे, फिर इसके बाद संघ एवं राज्य क्षेत्र देखे थे। दूसरा भाग हम लोग नागरिकता देखे थे। तीसरा भाग हम लोगों ने देखे थे कि मूल अधिकार के बारे में देखा। चौथा भाग हम लोगों ने ये देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, मूल कर्तव्य भी देखे, ठीक है। ये सब देखते हुए हम लोग भाग 5 देख रहे हैं। भाग 5 में कार्यपालिका में राष्ट्रपति देख रहे हैं। भाग 5 पूरा संघ सरकार है, संघ सरकार में कार्यपालिका भी है, संसद भी है, सुप्रीम कोर्ट भी, सब चीज़ है, जिसमें हम लोग कार्यपालिका में राष्ट्रपति देख रहे हैं। कार्यपालिका में भी कई सारे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी देखेंगे, लेकिन उसमें हम मुख्य रूप से देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के बारे में लोग देख रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी इससे पहले दे दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति की मुख्य रूप से 62 तक है, और कई सारे अनुच्छेद से संबंधित है राष्ट्रपति, लेकिन मुख्य रूप से जो किसी से और से नहीं संबंधित है, केवल राष्ट्रपति से संबंधित है, वो 52 से 62 है। और भी जो अनुच्छेद है वो दूसरे से भी संबंधित है, तो वहाँ पास जब हम जाएंगे तो वहाँ उसके साथ ये पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अनुच्छेद 52 से 62 तक समान जानकारी देखे थे, फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अनुच्छेद देखे थे, ठीक है। कि फिर अनुच्छेद 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है। 54 तो 53 नहीं देखे थे, 55 नहीं देखे थे, और 53 देखे थे, ठीक है। 56, 57, 58, 59 और 60 तक देख चुके हैं, ठीक है। 60 में शपथ था, 59 में शर्तें, 58 में योग्यता, इस तरह हम ये सब देख चुके हैं, ठीक है। हम लोग आज देखेंगे अनुच्छेद 61 जो महाभियोग के बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति को किस प्रकार, मतलब यदि वो अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से नहीं करता है, ठीक है, संविधान को उल्लंघन करता है, तो उसको उसके पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, ठीक है। इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया तो उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए क्या है अनुच्छेद आज 61 देखते हैं। आर्टिकल 61 है, ठीक है। आर्टिकल 61 क्या कहता है? महाभियोग। महाभियोग, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ पास चुनाव होता है, ठीक है, जहाँ पास प्रमुखों को चुना जाता है, वहाँ पास सभी व्यक्तियों को हटाने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी सरकार, यही नहीं बाहर भी, विदेशों में भी कहीं भी सरकार है तो वहाँ पास ये व्यवस्था की ही जाती है कि वो अपने कर्तव्य को यदि ठीक ढंग से नहीं कर रहा है तो उसको हटाया जा सके। ये प्रावधान हर लोकतांत्रिक सरकार में होता है, ठीक है। तो भारत में भी है। हमारी मंत्रिपरिषद को भी भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री को भी हट सकते हैं, ठीक है, जब मेजॉरिटी नहीं होगी, ठीक है, सरकार गिर जाती है। उसी प्रकार संवैधानिक पद पर बने हुए सभी व्यक्ति को किसी न किसी रूप पर हटा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि यदि वो ठीक ढंग से नहीं कर रहा तो उसको किस प्रकार हटाया जाए, ठीक है। तो महाभियोग का साधारण मतलब केवल यही है कि महामहिम पर अभियोग लगाया गया, मतलब आरोप लगाए गए हैं, उसके आधार पर उनको क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा, ठीक है। जब किसी पर आरोप लग जाएगा तो वो हटेगा ही है। तो महामहिम पर जो अभियोग लगाया जाता है उसे महाभियोग कहते हैं, ठीक है। तो महाभियोग के बारे में हम थोड़ा जानकारी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। पहली बात यह है कि संविधान के उल्लंघन पर क्या हुआ? संविधान के उल्लंघन पर क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को उसके पद से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। संविधान के उल्लंघन, यदि संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। महाभियोग का मतलब यही होता है कि संविधान के उल्लंघन यदि राष्ट्रपति कर रहा है, ठीक है। हालांकि संविधान के उल्लंघन का इसमें संविधान में उल्लेख नहीं किया गया कि संविधान के उल्लंघन का मतलब क्या है, ठीक है। मतलब इसकी परिभाषित नहीं किया गया है, संविधान के उल्लंघन को परिभाषित संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन समान रूप से ये माना जाता है, या कई सारे न्यायालय भी ये कह चुके हैं कि यदि
संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार यदि राष्ट्रपति कार्य नहीं करता है तो उसको उसके पद से हटा सकते हैं। ये समान रूप से यही माना जाता है और कई सारे न्यायालय भी कह चुके हैं। ठीक है, तो संविधान के उल्लंघन का मतलब यही होता है कि यदि संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति कार्य न कर रहा हो तो उसे क्या कर सकते हैं, उसके पद से हटा सकते हैं। तो पहली बात क्या लिखेंगे, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। महाभियोग का मतलब ये हुआ संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। इसका मतलब संविधान के उल्लंघन का मतलब सीधी बात यह है कि यदि वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो उसको उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातें इसमें लिखनी थी। दूसरी बातें क्या है, देखिए दूसरी बात में क्या दिया गया कि संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, लेकिन कैसे हटाएंगे, इसकी प्रक्रिया कैसे होगी। ठीक है, हटाने के लिए कुछ प्रक्रिया होगी, कैसे ही उनको नोटिस भेज के हटा दिया जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया होगी, उसके बारे में बताया गया कि संविधान को उल्लंघन हो सकता है। तो संविधान के उल्लंघन के लिए जो प्रस्ताव मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग से संबंधित जो प्रस्ताव होगा, ठीक है, प्रस्ताव को किसी भी सदन में, ठीक है, सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है, किसी भी सदन में ला सकते हैं। प्रस्ताव को किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव को किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, अब इस तरह लिखिएगा, सेकंड पॉइंट में लिखिएगा महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन द्वारा, सदन का मतलब यहाँ लोकसभा भी हो सकता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में इनसे संबंधित महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव लाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट पे ये लिखेंगे। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा ही ला सकती है। ठीक है, राज्य की विधान परिषद ऐसा कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, कुछ में अधिकार दिया जाता है, लेकिन सभी में संविधान में जहाँ पास ये व्यवस्था की गई कि विधानसभाएं कहाँ पास वो हो सकती हैं। ठीक है, इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, सम्मिलित हो सकती है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से कह दिया गया। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, अनुच्छेद 55 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनके निर्वाचन में राज्य की विधानसभाएं भाग लेंगी, लेकिन उनके हटाने में भाग नहीं लेंगी। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन जहाँ पास है तो वहाँ पास बता दिया गया विधानसभाओं के बारे में, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में यहाँ पास बात कर रही है। जो महाभियोग लाया जाएगा वो प्रस्ताव किसी भी सदन में जो लाया जाएगा वो लोकसभा और राज्यसभा में होगा। ठीक है, सेकंड प्रस्ताव ये होगा कि जो प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है, इस प्रस्ताव को महाभियोग से जो संबंधित प्रस्ताव है, ठीक है, महाभियोग से संबंधित जो प्रस्ताव पर क्या होना चाहिए, जिस सदन में लाया जाए उस सदन का कह रहे हैं, जिस सदन में क्या किया जाए, जिस सदन में लाया जाए उस सदन के कुल सदस्यों का 1/4, ठीक है, के सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, देखिए संविधान के उल्लंघन पर तो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ प्रक्रिया होगी। उस प्रक्रिया को कहते हैं एक प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम क्या किया जाता है, एक प्रस्ताव लाया जाएगा। वह प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा में कहा गया जो महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव लाया जाएगा, जिस सदन में लाया जाएगा वहाँ की जो कुल सदस्य संख्या होगी, ठीक है, उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ठीक है, मान लेते हैं कि यदि अब किसी भी सदन में लाया गया, वहाँ 100 तो है नहीं, लेकिन जैसे लोकसभा में 542, इसमें 543 है इस समय वर्तमान में, राज्यसभा में, ठीक है, 245 है। तो इस तरह नहीं मानते, लेकिन मान लेते हैं कि किसी सदन में 100 सदस्य हैं। ठीक है, उसको पॉइंट नहीं करते हैं, मान लेते हैं किसी सदन में 100 है तो 1/4 कितना होगा, 25
ठीक है। इसका मतलब यदि ये प्रस्ताव लाया जाएगा 100 में 25 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उसी प्रकार लोकसभा में अगर 545 है तो उन सदस्यों का 1/4 जितना भी होगा, ठीक है, लगभग शायद 61 या 62 होगा, ठीक है, देख लीजिएगा, शायद 62 होगा, ठीक है, 61 दशमलव कुछ होगा, शायद 62, ठीक है। तो 62 सदस्यों का क्या किया जाना चाहिए, 62 243 राज्यसभा में मान लेते हैं कि 245 सदस्य हैं, इसका 1/4 हो गया, ठीक है, लगभग इतना ही होगा, ठीक है। तो लगभग 62 मान लेते हैं कि लोकसभा में राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा में लगभग 62 सदस्यों का होना अनिवार्य है, ठीक है, कि हस्ताक्षर किया जाएगा। जो महाभियोग संबंधित प्रस्ताव लाया जाएगा उसका 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। इसका मतलब उस सदन के 1/4 कुल सदस्य जितने होंगे, मान लेते हैं 245 हैं, 245 राज्यसभा में और लोकसभा में 545 हैं, इसका जो 1/4 होगा, 1/4 सदस्य क्या करेंगे, पहले इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे, तब आगे बात बनेगी, ठीक है। तो इतनी बात हो गई, इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखे, महाभियोग से संबंधित जो प्रस्ताव लाया जाएगा, जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, ठीक है, इतना लिख लीजिए। रफ कर दें इतना, इसको 3 लिख लीजिएगा। ये मुख्य बातें हैं, ठीक है, इसको लिखना अनिवार्य है। चौथी बातें थोड़ा देख लें। चौथी बात क्या कही, देखिए, महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव आ गया, महाभियोग से संबंधित जो प्रस्ताव आया उसमें कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी हो गया। जब 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो जाएगा, इसके बाद क्या किया जाएगा, उस सदन में, जिस सदन में लाया गया होगा, ठीक है, उस सदन में क्या किया जाएगा, 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा, ठीक है। दोनों सदनों से फिर क्या किया जाएगा, दोनों सदनों से, जिस सदन में लाया गया है उसमें भी और फिर दूसरे सदन में भी, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा, ठीक है। वो प्रस्ताव किससे पारित किया जाएगा, 2/3 बहुमत से। जो प्रस्ताव लाया गया होगा उस पर प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी है कि 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। प्रस्ताव लाया तभी जाएगा जब 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, मतलब उससे सहमत होंगे, ठीक है, 1/4 सदस्य सहमत होंगे तभी प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव लाने के बाद जो सदन में होगा उस प्रस्ताव को पारित कराना होगा। उस प्रस्ताव को जो पारित कराया जाएगा उसको 2/3 बहुमत से पारित कराया जाएगा, ठीक है। 2/3 बहुमत विशेष बहुमत कहते हैं, ठीक है। ये विशेष बहुमत अनुच्छेद 368 विशेष बहुमत से अलग है, ठीक है। वो विशेष बहुमत अलग है, ये विशेष बहुमत अलग है, ठीक है। अभी बात करते हैं, ठीक है। दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक। 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। ये 2/3 बहुमत क्या होगा, कुल सदस्य संख्या का होगा, ठीक है। कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होगा, ठीक है। 2/3 बहुमत होगा कुल सदस्य संख्या का। मान लेते हैं लोकसभा में कितने सदस्य हैं, लोकसभा में 545, इस समय वर्तमान में 43 मान लेते हैं, 43 है इंटू 2/3, इतने सदस्यों का क्या होना चाहिए, ये बहुमत पारित होगा, ठीक है, इतने सदस्यों से, ठीक है। और राज्यसभा में क्या है, 245 उसको 2/3 हो गया, ठीक है। इतने से पारित होना चाहिए राज्यसभा से, और लोकसभा से इतने से पारित होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा से दोनों जब पारित हो जाएगा तब राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा, और ये 2/3 बहुमत कुल सदस्य संख्या का होगा, ठीक है। अनुच्छेद 368 में क्या बताया गया, वहाँ भी विशेष बहुमत के बारे में बताया गया। विशेष बहुमत के बारे में वहाँ ये बताया गया है, अनुच्छेद 368 क्या कहता है, ये संविधान संशोधन के बारे में बताता है। 368 ये संविधान संशोधन के बारे में बताता है। एक साधारण बहुमत द्वारा होता है जो आर्टिकल 3 और 4 के तहत होता है, ठीक है। एक 368 के तहत होता है। इसमें एक साधारण बहुमत भी द्वारा होता है, दूसरा क्या होता है, विशेष बहुमत द्वारा भी होता है। लेकिन ये जो विशेष बहुमत होगा, यहाँ पर जो 2 विशेष बहुमत होगा
उस दिन जो मतदान देने के लिए सदन में उपस्थित होंगे उसका 2/3 बहुमत होता है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में ये बात स्पष्ट समझ लीजिए। यहाँ 2/3 बहुमत और यहाँ 2/3 बहुमत अलग अलग है। ठीक है, ये कठोर होता है, ये थोड़ा नरम होता है, लेकिन दोनों कठोरी माने जाते हैं अपने आप में, लेकिन इससे भी ज्यादा कठोर 2/3 बहुमत ये वाला होता है। ठीक है, तो आप लोग स्पष्ट रूप से समझिए, ये 2/3 बहुमत और ये 2/3 बहुमत अलग अलग होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 368 में जो 2/3 बहुमत होता है वो उस दिन सदन में उपस्थित जो मतदान देने के लिए उपस्थित होते हैं उसका 2/3 बहुमत होता है, लेकिन इसमें कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होते हैं। मतदान देने के लिए चाहे उपस्थित हो या ना हो उसका 2/3 बहुमत। जैसे इसमें अगर होगा 400 लोग उपस्थित है तो उसका 2/3 बहुमत होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, अगर 400 लोग हैं तब भी 545 या 43 जितने सदस्य होंगे उसका 2/3 बहुमत है। ठीक है, 545 कर लीजिए इसको, 545 का 2/3 बहुमत होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कठोर, क्योंकि 545 और उस दिन जितने उपस्थित है उससे मतलब नहीं है, कुल सदस्य संख्या, जो कुल सदस्य संख्या जितनी उस सदन में कुल सदस्य संख्या होनी चाहिए उसका 2/3 बहुमत होगा। उस दिन मतदान देने वालों को 2/3 बहुमत नहीं होगा। ठीक है, इसे स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम 368 पढ़ेंगे वहां तो देखेंगे ही, लेकिन इसको देख लीजिए, ये 2/3 बहुमत वो 2/3 बहुमत से अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसे रफ कर दें, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जब प्रस्ताव लाया जाता है उससे पहले 14 दिन की नोटिस किसको दी जाती है? 5वां थोड़ा लिख लीजिएगा। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति की इसकी सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ क्या लाया जा रहा है, आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो इसके पहले जब लाया जाएगा उससे पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाएगी, ताकि वे अपने बचाव में यदि कुछ कहना चाहता है तो उस सदन में उपस्थित होकर कह सकता है। ठीक है, तो ये 14 दिन पूर्व की नोटिस उसको जारी कर दी जाती है कि आपको हटाया जा रहा है, यदि आपको अपने पक्ष में कुछ कहना है तो सदन में इस दिन उपस्थित होगा, आप कह दीजिए। ठीक है, तो अपने पक्ष में या वो उपस्थित हो सकता है या अपने वो किसी सलाहकार, अपने तरफ से किसी सलाहकार को भी भेज सकता है। ठीक है, जो उसके पैरवी करे उसके बारे में भी हो सकता है। ठीक है, तो 5वीं बात इतनी हो गई। ठीक है, रफ करें। चलिए अब ये बताइए, हटाने के लिए इसमें 6ठा पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, निर्वाचन में जब अनुच्छेद 55 अभी पढ़े नहीं लेकिन पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग शायद जानते होंगे कि निर्वाचन में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल क्या लेते हैं, निर्वाचित सदस्य होंगे, जितने मनोनीत सदस्य नहीं, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के जब हटाना होगा, महाभियोग होगा, तो उसमें कुल सदस्य भाग लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, संसद के कुल सदस्य, संसद में कुल सदस्य का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, कुल सदस्य भाग लेते हैं संसद के, चाहे लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं। इसमें भी देखिए, इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है, और इसमें 2 सदस्य मनोनीत होते थे। ठीक है, आंग्ल इंडियन, ठीक है, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय होते थे। लेकिन अभी 104वें संविधान संशोधन द्वारा ये कह दिया गया कि देखिए, ना तो लोकसभा में और जो विधानसभा में एक हुआ करता था। ठीक है, आंग्ल इंडियन को क्या किया जाता था, मनोनीत किया जाता था, वहाँ राज्यपाल द्वारा किया जाता था, यहाँ राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था। लेकिन अब ये कह दिया गया कि देखिए, अब ना तो लोकसभा में और ना विधानसभा में आंग्ल इंडियन, जो आंग्ल भारतीय हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, उनका मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस कारण से 104वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ठीक है, इसको तो अब मनोनीत यहाँ होंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ तो है 12 सदस्य, तो ये सभी लोग भाग लेंगे, मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, ये सभी सदस्य उनके महाभियोग प्रस्ताव में भाग लेंगे। ठीक है, जब पारित कराया जाएगा तो सभी लोग भाग लेंगे। ठीक है, इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, साथ में अगर लिखना चाहें तो राज्य की विधानसभाओं से क्या होगा, विधानसभा की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, विधानसभा उसमें भाग नहीं लेते हैं। लेकिन निर्वाचन में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब महाभियोग चलाया जाता है तब विधानसभा के
सदस्य भाग नहीं लेते, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, वो भाग ही नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इतना स्पष्ट हो गया, रफ कर दें। चलिए 104वें संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये कह दिया गया कि अब आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी तक ये था हर 10 वर्ष में बढ़ाया जाता था, हर 10 वर्ष में ये किया जाता था कि जब संविधान लागू हुआ उसके बाद हर 10 वर्ष में क्या किया जाता है, SC STों की क्या किया जाता है, सीट को बढ़ाया जाता है, और इसके बाद SC ST की सीट बढ़ाई जाती है, हर 10 वर्ष में बढ़ाया जाता है। जैसे 2020 में बढ़ाया गया, फिर अब 2030 में फिर से एक संविधान संशोधन लाया जाएगा जो SC ST की सीट बढ़ाई जाती है। इसी प्रकार आंग्ल भारतीयों की भी बढ़ाई जाती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि 2020 में या अभी जब संविधान संशोधन 104वां हुआ तब यह कह दिया गया SC ST की सीट तो पूर्व की तरह निर्धारित की गई, लेकिन जो आंग्ल भारतीय इनको हटा दिया गया। ठीक है, तो इतना स्पष्ट रखिएगा। ठीक, चलिए अभी तक महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं लाया गया। ठीक है, किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग अभी तक लाया ही नहीं गया। न लाने का कारण ये होता है कि देखिए जितनी भी सरकार होती हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार ही, जो सरकार मेजॉरिटी में होती है, जो मतलब सरकार मेजॉरिटी में तो होती है, लोकसभा में जो सरकार क्या होती है मेजॉरिटी में होती है, वो क्या कर लेती है, वो ये करती है कि उसी के पक्ष में यही होता है कि ज़्यादातर यही हुआ करता है कि वो लोग बनते हैं। ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार जिसको बैठाना चाहे बैठा देते हैं राष्ट्रपति पर। ठीक है, निर्वाचन होता है, ऐसा नहीं कि अपने से बैठा देते हैं, निर्वाचन होता है, लेकिन ज़्यादातर संभावना यही होती है कि जिस पक्ष की सरकार होती है उसी पक्ष का कोई ना कोई व्यक्ति क्या होता है, राष्ट्रपति बनता है। ठीक है, इस समय जैसे रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी बीजेपी से ही थे, तो उनको क्या हुआ, वो बना दिए गए हैं। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, जब राष्ट्रपति उसी पार्टी का होता है तब किसी प्रकार का जब कानून पारित होता है तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन यदि विपक्ष पार्टी के यदि राष्ट्रपति बन जाए तब तो दिक्कत होगी, क्योंकि तब कानून बनाने में फिर पारित करवाने में थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि किया तो जाएगा ही, क्योंकि राष्ट्रपति किसी को कितने समय तक रख सकता है, थोड़े समय तक रख सकता है, इसके बाद वो एक ही बार भेज सकता है, दोबारा तो भेज ही नहीं सकता, किसी कानून को मना नहीं कर सकता, एक ही बार कह सकता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। दूसरी बार यदि पारित होकर कोई भी कानून उसके पास जाता है तो अनुच्छेद 111 के तहत उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति मुख्यतः उसी पार्टी का होता है जो सरकार चलाती है। ठीक है, हो सकता है जैसे इंदिरा गांधी जी के समय, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, जो ये जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये जनता पार्टी की तरफ से 1977 की बात है। ठीक है, 1977 के जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब नीलम संजीव रेड्डी को क्या किया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, वो निर्विरोध भी खड़े हुए थे। ठीक है, निर्विरोध खड़े हुए और वो जीते और वो थे, लेकिन 79, ठीक है, 1979 में क्या हुआ, उनकी सरकार गिर गई, जनता पार्टी की सरकार गिर गई। जब जनता पार्टी की सरकार गिरी फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा नहीं चली। इसके बाद इंदिरा गांधी फिर से चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी जीती। उस समय उनकी पार्टी बनी, लेकिन जो राष्ट्रपति थे वो दूसरी पार्टी के थे। ठीक है, इसका नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन उस समय ऐसा माहौल बनाया गया। ठीक है, माहौल का मतलब कि नीलम संजीव रेड्डी और इन थोड़ा सा दिक्कत तो हुई होगी। ठीक है, इंदिरा गांधी को, लेकिन रही हैं। ठीक है, क्या किया जा सकता है, फिर 3 वर्ष तक थी, 3 वर्ष के बाद वो फिर अलग से आए, तो उसके बारे में तो पहली बार ये ऐसा हुआ कि नीलम संजीव रेड्डी दूसरे पार्टी के थे और जो सरकार थी वो दूसरी पार्टी की थी। वो सरकार गिर जाने के कारण हुआ। 1979 में अगर सरकार नहीं गिरी होती तो ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, तो अभी तक ऐसा किसी के पास नहीं हुआ था, निर्विरोध थे। ठीक है, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो 1977 में जब चुनाव हुआ तब वो जीते, निर्विरोध थे। इसका मतलब 100% वोट उन्हीं को मिले थे। ठीक है, कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं हुआ, तो 100% वोट उन्हीं को कहें। और अभी तक केवल 2-3 मुझे लगता है 3 शायद हो सकता है कि 3 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको 90% से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ही हैं, दूसरे हैं राधा कृष्णन जी, वो भी 99 मुझे लग रहा है कि शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला है, और इसके बाद राधा कृष्णन को शायद 98% वोट मेजॉरिटी से मिली। इसके बाद एक के नारायण करके हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति बने, उनको लगभग 94% तक क्या किया गया, उनको मिला। ठीक है, उनका जो मत मूल निकाला गया तब उनको वोट मिला है। ठीक है, इसके बाद APJ अब्दुल कलाम शायद नहीं मिल पाया था, 89% ही मिल पाया था। ठीक है, अब्दुल कलाम को, क्योंकि उस समय लक्ष्मी सहगल खड़ी थी उनके विपक्ष में, तो कुछ लोग
श्रद्धा भक्ति दिखाकर उनको दे दिए थे, इन कारण के वो 90% से ऊपर नहीं क्रॉस कर मत मूल्य में नहीं कर पाए, ठीक है। वोट जब पड़ी है तो उनको मत नहीं मिल पाए थे, ठीक है, लेकिन 89% तो मिले ही थे, बने ही थे। इस समय रामनाथ कोविंद जी हैं, उनको भी लगभग 65-66% तो वोट मिले ही थे, ठीक है। इनके विपक्ष में मीरा कुमार खड़ी थी, ठीक है, तो वो नहीं हो पाई, तो बात की बात है। तो महाभियोग केवल इतना था, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग ये देखेंगे अनुच्छेद 62 में यह है कि राष्ट्रपति यदि किसी कारणवश नहीं है, मृत्यु हो जाए, यदि महाभियोग से हटा दिया जाए या उसकी मृत्यु हो जाए या किसी अन्य कारण से वो त्याग पत्र दे देता है, तो जब पद रिक्त हो जाता है तो उसको भरने की स्थिति क्या होगी। और यदि 5 साल कार्यकाल पूर्ण हो जाते हैं तो जब 5 ही वर्ष तक राष्ट्रपति रह सकता है। जब कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा तब उसको कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में अनुच्छेद 62 में बताया गया, ठीक है। तो कल हम लोग अनुच्छेद 62 देखेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति खत्म हो जाए, राष्ट्रपति पूर्ण रूप से नहीं खत्म होगा क्योंकि अनुच्छेद अभी हमारा 55 बचा हुआ, 53 बचा हुआ, उसको देखेंगे क्योंकि निर्वाचन की रीति है और शक्तियों के बारे में बताया गया है, तो उसको देख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा और कैसा लगा बताइएगा, फिर इसके बाद हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है।